हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया, जय भवानी, जय शिवराय। मेरा नाम है सुभाष और स्वागत है आप सभी का ट्रैवलर ऑफ कोकण की एक और नई वीडियो में। और इस बार मैं कहीं राइड पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्लान करें इंडिया टू नेपाल राइड तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेसिकली लोगों में कन्फ्यूजन होता है तीन चीज़ों को लेकर। अगर आप सोलो जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो नेपाल, तो नेपाल जाने के लिए आपकी आइटनरी क्या होनी चाहिए, मतलब आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, दूसरा आपका बजट क्या होना चाहिए, और आपको कौन कौन से परमिट बनवाने पड़ते हैं नेपाल जाने के बाद। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप प्लान करें हो नेपाल जाने का बाय रोड बाइक लेके। तो शुरू करते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगी अगर आप नेपाल जा रहे हो तो बस दो ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगी। एक है आपका आधार कार्ड और दूसरा है आपके बाइक का आरसी बुक। मेक श्योर आप जो बाइक लेके जाने वाले हो वो आपके नाम पर ही रजिस्टर हो, तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ही, तभी आप इतनी बड़ी राइड प्लान करोगे। तो और कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नेपाल जाने के लिए लगने वाला है नहीं। पासपोर्ट, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तभी पासपोर्ट लगता है, आप बाय रोड जा रहे हो तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको परमिट कहाँ बनवाना है और कौन कौन सा परमिट आपको बनवाने की ज़रूरत पड़ती है नेपाल राइड में, तो 3 परमिट बनवाने पड़ते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। एक होता है बंसार परमिट, जो आपको बनवाना ही पड़ता है, वो आपको बॉर्डर पे ही आप बनवा सकते हो। जैसे आप बॉर्डर पे पहुंचोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एजेंट्स मिल जाएंगे। मैंने सोनोली से बॉर्डर क्रॉस किया था, तो वहाँ पे एक एजेंट है, उसका नंबर मैं आपको दे दूँगा। तो वो 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं परमिट बनवाने के लिए। उसमें वो आपको परमिट बनवा के देंगे, करेंसी एक्सचेंज करके देंगे और नेपाली सिम भी दिला देंगे। तो आप एक एजेंट ही कर लो, वो आसान होता है, फटाफट काम हो जाता है। आप खुद करने जाओगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो आप वहीं पे कोई एजेंट दे के परमिट सब बनवा लो। और दूसरा परमिट होता है अगर आप मस्तांग जा रहे हो और मुक्तिनाथ जा रहे हो तो उसके लिए अलग से परमिट बनता है, वो पोखरा में आप जाके बनवा सकते हो। उसके लिए भी आप खुद से बनवा सकते हो, या फिर आप जहाँ होटल में स्टे करोगे वो भी आपको बनवा के देंगे। थोड़ा सा चार्ज करते हैं वो भी, तो उनको वो चार्ज देने ठीक है। आपको होटल में रुके ही आपको परमिट बनवा के वो ला के देंगे। बस 3 ही परमिट बनवाने पड़ते हैं। उस परमिट के लिए चार्ज करते हैं 200 रुपीज़ नेपाली पर डे। आप जितने दिन का परमिट बनवाओगे, मतलब आप बंसार परमिट बनवाओगे तो पर डे 200 रुपीज़, और रोड परमिट बनवाओगे उसके भी 200 रुपीज़। तो अगर आप मुक्तिनाथ जा रहे हो या फिर मस्तांग जा रहे हो तो उसके लिए अलग से परमिट बनवाना पड़ता है, वो इंसान का होता है। उसके लिए चार्ज पड़ता है 1050 रुपीज़। और ये जो मैंने बताया 200 रुपीज़ नेपाली, और ये भी जो है वो नेपाली रुपीज़ में ही है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इंडियन रुपीज़ में। तो आप क्लियर हो जाओगे कितना परमिट के लिए आपको स्पेंड करना पड़ेगा पैसा नेपाल में। अब रहा रोड मैप। अगर आपने सोनोली से बॉर्डर क्रॉस किया है तो सोनोली से सबसे पास पड़ता है पोखरा, मतलब पोखरा जाने के लिए आपको सोनोली से पास में पड़ेगा। अगर आप मेरी तरह मैप फॉलो करेंगे तो पहले दिन आप चले जाइए पोखरा। सोनोली बॉर्डर से पोखरा है 184 किलोमीटर, और आप अगर रोड मैप लगाते हो तो उसमें दिखाएगा 6 घंटा 6.5 घंटा, लेकिन आप 2 घंटा एक्स्ट्रा पकड़ लो तो आपको 7-8 घंटा लग जाएगा पोखरा पहुंचने में। तो एक दिन आपका पोखरा पहुंचने में निकल जाएगा। आप 2 दिन पोखरा एक्सप्लोर कीजिए। पोखरा में बहुत सारी जगह है घूमने जैसी, तो 2 दिन आप पोखरा में रुकिए तो अच्छे से आप पोखरा को एक्सप्लोर कर पाओगे। मैंने क्या क्या पोखरा में एक्सप्लोर किया था, मैंने देखा था बैट केव, डेविस फॉल, गोरखा म्यूजियम, शिवा स्टेचू, स्पेस टूपा, गुप्तेश्वर केव, विंध्यवासिनी टेम्पल, और बहुत कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे आप कर सकते हो। मैंने पोखरा में एक वहाँ पे लोकल बस चलती है, उससे ये सारी जगह एक्सप्लोर की थी। लेकिन आप अगर बाइक लेके जा रहे हो तो बाइक से ही कीजिए, सब पास पास में ही है और आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। क्योंकि मैंने बस इसलिए की थी क्योंकि मुझे गाइड मिलने वाला था, और मुझे लगा था कि गाइड मिलेगा तो सारी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन उस गाइड ने ऐसा कुछ मुझे बताया नहीं। हमें बस वो बस से इंस्ट्रक्ट कर रही थी कि वहाँ जाना है, आधे घंटे में वापस आना है, यहाँ हम 1 घंटा रुकेंगे, 2 घंटा रुकेंगे, उसके ज़्यादा उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो आप अपनी बाइक से ही पोखरा एक्सप्लोर करो अच्छे से 2 दिन, और फिर चौथे दिन आप निकल जाओ मुक्तिनाथ टेम्पल के लिए। पोखरा से मुक्तिनाथ टेम्पल है 174 किलोमीटर, लेकिन आगे के रोड्स एकदम
डेंजरस है। आपको पूरा दिन लग जाएगा वहाँ भी पहुँचने में, 7 से 8 घंटे कम से कम लग ही जाएंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो अच्छा है, लेकिन रोड का काम वहाँ पे अभी मैं जब गया था तो पूरा रोड का काम चल रहा है, तो रोड तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो आपको पूरा दिन लग ही जाएगा मुक्तिनाथ पहुँचने में। तो उस दिन आप जिस दिन एक दिन में मुक्तिनाथ पहुँच जाओगे तो उस दिन दर्शन वर्शन अच्छे से कर लो। 5वें दिन आप जा सकते हो अपर मस्तांग के लिए, जो आपको 110 किलोमीटर पड़ेगा मुक्तिनाथ टेम्पल के वहाँ से। तो वहाँ भी पहुँचने में आपको 1 दिन लग जाएगा, और 2 दिन आगे के आप रख लो मस्तांग एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, मैं नहीं गया था लेकिन बहुत सारी जगह है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नेपाल चाइना बॉर्डर और बहुत करने के। लेकिन आप 2 दिन वहाँ के लिए रख के चले जाओ तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। मस्तांग में 2 दिन रहने के बाद आप वापस आपको आना पड़ेगा पोखरा। लेकिन पोखरा आने से पहले पोखरा से थोड़ा सा पीछे एक विलेज है कुशमा करके, वहाँ पे आप वर्ल्ड 2nd हाईएस्ट बंजी जंपिंग कर सकते हो। तो वहाँ आप रुकिए, अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, बंजी जंप करना चाहते हो तो वहाँ पे रुकिए। वर्ल्ड 2nd हाईएस्ट बंजी जंपिंग है जो 228 मीटर की है। तो वहाँ पे आप बंजी जंपिंग करके एक दिन रिटर्न में ही वहाँ पे रुकोगे तो उसी दिन आप बंजी जंपिंग कर सकते हो। और फिर 7वें दिन आप जब कुशमा से निकलोगे काठमांडू के लिए तो वहाँ से आपको पड़ेगा 262 किलोमीटर, उसमें भी आपका 1 दिन निकल जाएगा। तो आप काठमांडू में 2 दिन स्टे कर सकते हो। 1 दिन अच्छे से दर्शन कर लो पशुपतिनाथ के, और फिर अगले दिन अगर आप घूमना चाहते हो, कुछ एंजॉय करना चाहते हो नाइट लाइफ, तो आप 1 दिन और स्टे कर सकते हो काठमांडू में। 10वें दिन जनकपुर से होते हुए बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। जाटी पिपरोन करके एक बॉर्डर है, वहाँ से आप क्रॉस कर सकते हो। जनकपुर से सबसे नियर बॉर्डर वही है, तो वहाँ से आप बॉर्डर क्रॉस करके पहुँच जाते हो इंडिया। वहाँ से फिर आप जहाँ आए हो वहाँ जा सकते हो, या और कहीं घूमना चाहते हो तो आप घूम सकते हो इंडिया में। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक मतलब बजट। इसी के लिए शायद आपने अभी तक ये वीडियो देखा होगा। तो बजट क्या होना चाहिए, आपको कितना खर्चा आएगा इंडिया टू नेपाल राइड में आपका। मेरे जितना आ सकता है, मेरे से कम आ सकते हैं, मेरे से ज़्यादा भी आ सकते हैं। आप डिपेंड करता है आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप महाराष्ट्र से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जितना मेरा खर्चा हुआ उतना ही आपका आ सकता है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है 19-20, लेकिन आप एक बजट पकड़ के चल सकते हो। सबसे ज़्यादा खर्चा होता है अगर आप बाइक लेके जा रहे हो तो वो होता है फ्यूल का। अब आपके बाइक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना फ्यूल लगेगा। मेरा टोटल किलोमीटर 5-5.5 हज़ार किलोमीटर हो गया था, और मुझे फ्यूल पे खर्चा आया था टोटल, वो था 14,576 14,576 रुपीज़। क्योंकि मुझे मेरी बाइक ने, रुद्रा ने हमारी माइलेज अच्छा दिया था, 38-39 के करीब दिया था। तो मुझे फ्यूल में खर्चा समथिंग 15,000 रुपीज़ आ गया था। दूसरा आपका खर्चा होने वाला सबसे ज़्यादा वो है स्टे के ऊपर। अगर आप नेपाल में 10 दिन स्टे करते हो तो आपको 1000 रुपीज़ नेपाली पर डे के हिसाब से 10 दिन अगर आप स्टे करते हो तो 10,000 रुपीज़ नेपाली स्टे में खर्चे होने वाले है नेपाल के अंदर। मैंने 7 दिन का ही भंसार लिया था तो मेरा 7,000 रुपीज़ समथिंग आया था नेपाल में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कम से कम 10 दिन का भंसार लेके जाइए, तभी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे नेपाल। तो आप अगर 10 दिन का भंसार लेके जाते हो तो आपको 10,000 नेपाली रुपीज़ स्टे में खर्चा आएगा। और मेरी बात करूँ तो मेरी टोटल राइड जो थी वो थी 16 डेज़ की, और मुझे पूरे 16 डेज़ में, मतलब इंडिया और नेपाल, इंडियन रुपीज़ में आपको बता रहा हूँ, इंडिया और नेपाल में जहाँ जहाँ मैंने स्टे किया वो मेरा स्टे पे खर्चा आया था 9,127 रुपीज़। 9,127 रुपये मेरा टोटल स्टे पे खर्चा हुआ था। अब और एक खर्चा होता है वो है आपके खाने पीने को लेके। तो मैं नेपाल का आपको बताता हूँ, इंडिया में तो आपको पता ही होगा कितने रुपीज़ में खाना आप क्या खाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ पे खाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने में आपको खाना मिलेगा। लेकिन नेपाल में वैसा कुछ नहीं है, आपको वही सेम रेट मिलेगा। अब बात करता हूँ नेपाल में, अगर आप पोखरा और काठमांडू में खाना खाते हो तो 250 रुपीज़ नेपाली आपको खाना मिल जाएगा। थोड़ा सा नेपाल में खाना महंगा है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाओगे मुक्तिनाथ मस्तांग तो वहाँ पे आपको खाना बहुत महंगा मिलने वाला है। तो मुक्तिनाथ में मैंने स्टे किया था तो मैंने रात में वहाँ पे खाना खाया था, तो 700 नेपाली रुपीज़ मुझे थाली पड़ी थी, और 150 रुपीज़
चाय पड़ी थी, फिर भी मैंने 4-5 चाय पी ली थी वहाँ पे 150 रुपये वाली। तो मैं चाय बहुत ज़्यादा पीता हूँ, तो मेरा चाय पे ज़्यादा ही खर्चा हो गया था वहाँ पे। तो वो आप माइंडसेट बना के जाओ कि आप जैसे ही ऊपर जाओगे पोखरा से आगे, तो आपको खाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। तो मैंने मेरे पूरी राइड में 16 दिन में खाने पे खर्च किया 7,260 रुपीज़, 7,260 रुपये। ये था मेरे खाने का खर्चा मेरे पूरे राइड का। बता रहा हूँ आपको, मैंने नेपाली को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके ये आपको बताया है। तो मेरा पूरा जो खर्चा था वो था 7,260 रुपये खाने। तीसरा खर्चा है परमिट और बाइक मेंटेनेंस। तो परमिट में मुझे लगे थे 2,500 इंडियन रुपीज़ बता रहा हूँ मैं। जो मैंने परमिट बनवाए उस पर मुझे लगे थे 2,500 रुपये, और बाइक मेंटेनेंस पे मेरे खर्चे हो गए थे 2,200 रुपये। एक बार मैंने सर्विसिंग कराई थी और मेरा टॉप बॉक्स निकल गया था नेपाल के अंदर, उस पर मुझे 1,200 रुपये लग गए। तो बाइक मैंने नहीं परचेस की थी, तो इसके लिए मुझे बाइक मेंटेनेंस पे कुछ इतना खर्चा करना नहीं पड़ा। बस एक बार सर्विसिंग कराया, उसी में 1,000 रुपये खर्च हो गए, और 1,200 रुपये मेरा टॉप बॉक्स निकल गया था वो फिट करवाने में। क्योंकि नेपाल में बहुत लूटेंगे आपको, अगर जा रहे हो तो छोटी मोटी चीज़ें आप लेके जाओ। जैसे हो गया पंक्चर किट, अगर आप निकाल सकते हो परमिट पंक्चर, तो पंक्चर किट लेके जाइए, पानी लेके जाइए, टॉप बॉक्स वगैरह अगर आपने लगाया है तो छोटे छोटे नट बोल्ट्स वगैरह लेके जाइए। जो आप कर सकते हो वो सब आप अपने साथ जितना कैरी कर सकते हो उतना कीजिए, नहीं तो वहाँ पे नेपाल में आपको लिटरली लूटेंगे वो लोग। थोड़ा सा मेरे 4 बोल्ट टाइट किए थे टॉप बॉक्स के, और उसके मुझे देने पड़े थे 1,200 रुपये, जो मैं खुद कर सकता था। मैंने उनको बोला भी 1,200 रुपये में तो हमारे यहाँ पूरी बाइक खोल के दे देंगे आपको, लेकिन वहाँ पे सब महंगा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो जो आप कैरी कर सकते हो अपने साथ, वो लेके जाइए। तो मेरा टोटल जो पूरा इंडिया टू नेपाल राइड मुझे 16 दिन लगे, उस पर जो पूरा खर्चा हो गया मेरा वो था 35,663 रुपीज़, 35,663 रुपये। ये था मेरा बजट। और अगर आप प्लान कर रहे हो इंडिया टू नेपाल महाराष्ट्र से, तो आप पकड़ लो 35 से 40 हज़ार के बीच में आपका खर्चा आ सकता है। अगर आपकी बाइक 350 सीसी की है और 40-35 अगर माइलेज दे रही है तो उतना ही खर्चा आएगा, उससे ज़्यादा तो आने वाला है नहीं। अगर आप जा रहे हो आगे मस्तांग, मैं मस्तांग नहीं गया था, तो आप और 5-6 हज़ार रुपये खर्चा पकड़ लो, ऐड कर लो उसमें, तो 35 से 40 हज़ार रुपये आपका खर्चा आ सकता है इंडिया टू नेपाल राइड, अगर आप महाराष्ट्र से कर रहे हो तो। और अगर आप फ्यूल का कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप मैप से देख लो कितना किलोमीटर आपका होता है। आप जहाँ से भी शुरू करोगे अपनी राइड, महाराष्ट्र से करोगे और यूपी से करोगे, जहाँ से करोगे उससे एक कैलकुलेशन कर लो आपके बाइक का माइलेज लेके, आपकी बाइक का माइलेज कितना है, और गूगल मैप लगा के आप देख लो आपका कितना किलोमीटर हो सकता है। मतलब आप जहाँ से ट्रैवल करते हो वहाँ से सोनोली बॉर्डर के लिए मैप लगा के देख लो कितना किलोमीटर है। फिर वहाँ से आगे मैंने जो रूट आपको बताया है उसमें मैंने आपको बता दिया कि कितना किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया था नेपाल में। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो, 1 किलोमीटर निकाल लो, और उससे बाइक की माइलेज है उससे आप अपने फ्यूल का खर्चा निकाल सकते हो। बाकी स्टे में आपको उतना ही खर्चा आएगा, और आप अगर कोई एडवेंचर एक्टिविटी करते हो तो उसका आपको अलग से खर्चा आएगा। अगर जिस तरह से मैंने राइड की वैसे आप राइड करते हो तो 35,000 में आपकी राइड कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके मन में और कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर मैं बहुत सी जगह इससे पहले घूम चुका हूँ, पहले मैं वीडियोस नहीं बनाता था लेकिन अब वीडियोस बनाने लगा हूँ। और आप अगर कहीं जाना चाहते हो, उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना लूँगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा। इससे पहले मैंने 12 ज्योतिर्लिंग राइड की थी लास्ट ईयर, उसके ऊपर भी आपको अगर कोई वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन किस तरह आपका रोड मैप बजट के ऊपर, अगर उसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी आप वीडियो बनाऊंगा और आपको 12 ज्योतिर्लिंग राइड के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा। रोड मैप, बजट, कहाँ स्टे कर सकते हो, कहाँ से कहाँ जा सकते हो, तो आपको आसान पड़ेगा। तो कमेंट करके बताइएगा। तो बस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।